हम्म। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना परमाणु और अणु के बारे में। हम्म। हम्म। तो परमाणु और अणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमने सीखी भी थी कि क्या क्या होता है डाल्टन का सिद्धांत। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी भी होंगी जो क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे लोग, ये सारी चीज़ें और भी डिटेल्स के साथ क्लियर होती जाएगी कि डाल्टन ने इन 6 सिद्धांतों में क्या कहा है। हालांकि एक बार हमने इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अभी ये हमारे लिए शब्द ही हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो वास्तव में हम इसको रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि विज्ञान रियलिटी है। कोई भी चीज़ जो रियलिटी से कनेक्ट नहीं हुआ है, वास्तविकता से कनेक्ट नहीं हुआ है, वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक ये हो सकता है कि हमारे लिए सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में हो, वास्तविकता से कनेक्ट ना हुआ हो, हमें समझ में ना आया हो। फिर भी कुछ हद तक हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश करा था इसको समझने का। उस आधार पे अभी तक कोई भी प्रश्न है तो उसको पूछ सकते हो लोग। कोई डाउट है उसके आधार पे? 2 क्लास हो चुका है इसमें। कुछ अगर वैसा डाउट है तो पूछ सकते हो लोग। अभी बताने लायक होगा तो उसको अभी बता देंगे, नहीं तो फिर उसको आगे होगा तो आगे बताएंगे। हाँ, बोलो। ठीक है, डाउट नहीं है तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक इसको लगभग लगभग कर लिया था अपना कंप्लीट। ये क्या होते हैं उसके सूत्र, कितने बड़े होते हैं परमाणु, कैसे कैसे उनके संकेत होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके आगे की जो बात है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये अब आएगा परमाणु का वजन नापने का बात, कि परमाणु के वजन को हम कैसे नापें। ये हमारे लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज़ हो गया, क्योंकि परमाणु अपने आप में बहुत छोटा है। तो जब भी हम कोई चीज़ छोटा होता है तो हमको नापने के लिए भी छोटी ही इकाई चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को नापने के लिए, मतलब कि जिस इकाई की वस्तु होती है, हम आम तौर पे क्या कोशिश करते हैं कि उसी इकाई के आसपास का हमको मापांक भी मिले। कहना क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। चीज़ों को नापना फिजिक्स में का ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। भौतिक राशि होती है, बहुत सारे जो होते हैं। भौतिक राशि किसको बोला जाता है? जो भी भौतिक चीज़ें हैं, तो उसके जो गुण हैं, उनके गुणों को नापने का अलग अलग तरीका होता है। उस तरीका को नापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इकाई बनाना पड़ता है अलग अलग। जैसे कि हम लोग को पता है कि वजन को नापना हो गया तो केजी, ग्राम, लंबाई को नापना हो गया तो मीटर, किलोमीटर। इसके बाद और भी हम चीज़ें बोल सकते हैं। समय को नापना हो गया तो सेकेंड, घंटा। तो हमारे मन में एक ये भी सवाल आ सकता है, इसका उत्तर बताओ लोग, कि अगर मान लो कि हमको लंबाई को ही नापना है, तो लंबाई को नापने के लिए इतना अलग अलग इकाई क्यों है? कि सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना? इसके बाद मिलीमीटर हो गया, नैनोमीटर भी होता है, बहुत छोटा छोटा। परमाणु का जो त्रिज्या रहता है उसको नैनोमीटर में दिखाते हैं। हमने पिछला बार इसको बताया नहीं था, लेकिन वो नैनोमीटर में होता है। ये सब जो त्रिज्या था, ये किस चीज़ का इकाई था? लंबाई का इकाई था ना? त्रिज्या, त्रिज्या लंबाई का ही इकाई होता है। तो बात यहाँ पर ये है। हाँ, लंबाई बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसके लिए ये सब अलग अलग इकाई बने हुए हैं। सिंपल सा चीज़ ये है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी से बोलेंगे कि भाई हमारा लंबाई कितना है, हम कितने लंबे हैं, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है?
बोलना था ना? नहीं दिख रहा है। एक बार शुरू में भी अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ ये सब चीज़ें नहीं दिखती, थोड़ा सा बता दिया करो, नहीं तो चीज़ें छूट भी जाती है। मैंने शेयर ही नहीं करा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। लगा कि सब लोग छोड़ रहा है, तो मेरे को ध्यान पे आया कि हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, कि मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ लंबाई नापने के लिए इकाई है, कि हमको लंबाई को क्या करना है? नापना है। तो कैसे कैसे नापेंगे? तो जब भी कोई बहुत बड़ा चीज़ होगा तो उसके हिसाब से उसकी इकाई की चीज़ें चाहिए होंगी, और जब कोई छोटा चीज़ होता है तो छोटी इकाई की चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी स्क्रीन नहीं दिखता है तो उसको बता भी देना, अभी मैं भूल गया था स्क्रीन शेयर करने का, ठीक है? तो स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रहा था तुम लोगों को। तुम लोग जब छोड़ने लगे तो मेरे को दिखा कि तुम लोग जा रहे हो, तो मेरे को शक हुआ कि मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं किया है, भूल गया था मैं। तो एक बारी बीच में पूछ लेना है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है बीच में, स्टार्टिंग में तो, ठीक है? चलो देखते हैं लोग। तो बात ये था अपना कि हम लोग के लिए लंबाई का इतना अलग अलग इकाई क्यों है? तो चूंकि वस्तुओं की लंबाई बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, तो उसके हिसाब से हमको अलग अलग इकाई बनाना होता है। जैसे कि मान लो कि हमको अपना सिर्फ एक अपना स्केल है, तो स्केल सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में आसानी से काम हो जाता है, तो हम उसको 15 सेंटीमीटर बोल देंगे। वहीं रोड को नापना होगा, कि हम बोलेंगे कि कुआत से लेके विक्रमगंज का लंबाई कितना है, तो हमको उसको सेंटीमीटर में बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। उसको हम फिर किलोमीटर में बताएंगे कि कितना किलोमीटर हुआ, तो हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई, लगभग लगभग 12 या 13 किलोमीटर है, तो मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर है, तो हम 12 किलोमीटर बताएंगे। अगर इसी को सेंटीमीटर में बताने जाएंगे तो हमको कितना बताना पड़ेगा 12 किलोमीटर को? बताओ लोग, 12 पे कितना जीरो? 12 पे कितना जीरो करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा ये? क्योंकि दूरी एक दूसरे में बदल सकता है। कितना जीरो? 10 के पावर 5 होगा ना? हाँ, 12 लाख हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 5 को जीरो हो जाएगा। तो ये बताना कितना मतलब कि मुश्किल हो जाएगा कि हमको 12 लाख बोलना पड़ रहा है सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो जब नंबर बहुत बढ़ने लगता है, घटने लगता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग इकाई ही बना देते हैं, रादर देन नंबर को ज़्यादा बड़ा छोटा किया जाए। अगर इकाई हम सेम रखेंगे, कि अगर हम मान लिए कि नहीं भाई, लंबाई का तो एक ही इकाई रहेगा। क्या बोल रही हो? हाँ, अभी शेयर हो गया है। अब दिख रहा है ना सबको, बाकी लोगों को? हाँ, अब दिख रहा होगा। तो ये हो जाता है, तो 12 लाख हो गया अपना यहाँ पर। तो 12 लाख का मतलब क्या हो गया कि 12 पे 5 जीरो हो गया अपना। तो जैसे ही 12 पे 5 जीरो हो गया, तो हमको अपना सेंटीमीटर में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सेंटीमीटर में बोलना उचित नहीं है। जो दूरी है, दूरी को सेंटीमीटर में बोलना सही नहीं है। कौन सी दूरी? जो रोड पे का दूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से हमको दूरी का अलग अलग इकाई रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है तो हमको उस इकाई की चीज़ें लेनी पड़ती है। वैसे ही परमाणु है, तो परमाणु भी अगर बहुत छोटा है तो उसको सेंटीमीटर भी नहीं बोल सकते, मिलीमीटर में भी नहीं बोल सकते, मीटर में भी नहीं बोल सकते हैं। तो परमाणु का त्रिज्या नापने के लिए कौन सी इकाई होती है? नैनोमीटर। कौन सी इकाई? नैनोमीटर। और 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है? 1 मीटर में होता है 10 टू द पावर 9। ठीक है? 10 के पावर -9 नहीं, यहाँ पे जब हम 1 मीटर में पूछ रहे हैं कितना नैनोमीटर, तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर। और वहीं पूछते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है? दोनों चीज को ध्यान पे रखना है, उल्टा चलता है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा ना? बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से इसको भी ध्यान पे रखना है। तो ये तो हो गया अपना मीटर का चीज। अब दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि जो भी मीटर है अथवा सेंटीमीटर है अथवा जो भी चीज है, द्रव्यमान को नापना हो, किसी भी चीज को नापना हो,
तो बात तो ये होगी सबसे लास्ट में, अगर डिफिनेशन को हम अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे तो ध्यान देना होगा। जैसे कि अंत में जाना है एकदम डिफिनेशन के, कि डिफिनेशन का मीनिंग क्या होगा। हम लोगों ने जैसे कि वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि वर्ण भी क्या होता है। तो वर्ण का डिफिनेशन हमने ये देखा था कि वो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों का कंपन होता है, उसको ही अलग अलग वर्ण बोल देते हैं, है ना। जो मुंह से ध्वनि निकल रही है क ख, तो उसको बोल देते हैं। तो अगर हम ये बोलना चाहेंगे कि वजन क्या है, चाहे लंबाई क्या है, मैं बोलूँगा कि वजन क्या है। अगर हम ये चाहते हैं किसी चीज़ का बात करना है कि वजन किस चीज़ को बोलते हैं, तो वजन क्या होगा बताओ लोग। 1 केजी किस चीज़ को बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 केजी क्या है। नहीं नहीं, द्रव्यमान तो ठीक है, लेकिन 1 केजी द्रव्यमान है, 1 केजी द्रव्यमान हो गया ना कुछ। 1 केजी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है कि नहीं। अब 1 केजी कितना, कितना चीज को 1 केजी बोला जाएगा, हमको ये पता होना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 केजी आलू चाहिए, तो वो पहले से ही एक बटखरा रखे रहता है कि नहीं रखे रहता है। रखे रहता है। तो उसको किसने बता दिया कि इतना को ही 1 केजी बोला जाएगा। बात है ना। सबको किसने बता दिया है कि उतना को ही 1 केजी बोला जाएगा। सबको किसने बता दिया कि इतना लंबाई को ही 1 मीटर बोला जाएगा, है कि नहीं। बताओ, सोचने वाली चीज है। इतना को ही क्यों बोला जाएगा। क्या। नहीं नहीं, इसमें खोज की कोई ज्यादा ये नहीं है, ये खोज वाली चीज नहीं है कि 1 केजी में कितना हमको रखना है। ठीक है, ये खोज का चीज नहीं है। ये जस्ट क्या है कि एक स्टैंडर्ड रखा जाता है। क्या रखा जाता है, एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक। सब कोई इस पे एग्री हो जाता है। ठीक है, ये खोज वाला कोई चीज नहीं है कि 1 केजी में कितना रखेंगे। वजन है, वजन एक पदार्थ का गुण है, ये ठीक है कि वजन जो है एक पदार्थ का गुण होता है। लेकिन 1 केजी में कितना रहेगा, ये कोई खोज की चीज नहीं है। ये सिंपल सा चीज है। क्या चीज है कि सब कोई ने एग्री कर लिया, क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया कि 1 केजी का मतलब होगा इतना ही। समझ में आया। 1 मीटर लंबाई को सबने स्वीकार किया कि इतना लंबाई को हम 1 मीटर बोलेंगे। क्योंकि अगर सब कोई अलग अलग मानने लगेगा तो फिर काम होगा क्या अपना। बोलो। तुम अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं 1 केजी में कुछ ज्यादा वजन रखूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं 1 केजी में तो इतना ही रखूंगा, फिर तो काम बनेगा ही नहीं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे लोग। तो चूंकि हम लोगों को एक दूसरे के साथ ये चीजें करनी है, इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करते रहें, सब कोई एक बात पे एग्री हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि समस्या कब होती है, जब सब लोग एक बात पे एग्री नहीं होते हैं, तब समस्या होती है। तो ये परिभाषित करना, एक संस्था होती है जो सब चीज़ को परिभाषित करती है। ये इंटरनेशनल संस्था होती है जो सब चीज़ को परिभाषित करती है कि 1 केजी, इतना चीज़ को 1 केजी बोला जाएगा, इतना लंबाई को 1 मीटर बोला जाएगा। और जब एक बार पता चल गया कि 1 मीटर में इतना लंबाई होता है, तो बाकी चीज़ को उसके आधार पर नहीं बना लेंगे, सेंटीमीटर का, ये सब चीज़ों का बना लेंगे ना। बोलो। बस एक बार ये हम लोग को फिक्स करना होता है, सब कोई को मिलजुल के आपस में, सारा देश को, सारा दुनिया को। चूंकि दुनिया में सब लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो सबको डिफाइन करना पड़ता है पहले से कि 1 केजी का मतलब इतना ही होगा, है ना कि नहीं। तभी जा करके बात हो सकता है। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई कि हाँ, 1 केजी इतना होता है, 1 मीटर में इतना होता है, और चीजों को नापने के लिए काम हम लोग प्रयोग करने लगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये बेसिक चीज है कि कैसे हम चीजों को नापते हैं, उसके लिए कैसे हम सब लोग एक बात पर एग्री होते हैं। ये इतनी ही सी बात है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया ना। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हम्म। स्क्रीन भी दिख रहा है ना। बता दो लोग एक बारी। आवाज अभी दिखना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये हो जाती है, एक बार मैं दोबारा से ये कर देता हूँ स्क्रीन को, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ये
हम्म, दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, चलो। तो अपना जो है यहाँ पे हम लोग को ये बेसिकली समझ में आ गया कि द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान किसको बोलते हैं, दूरी किस चीज को बोलते हैं और उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो ये कोई मतलब कि ज्यादा जादू का चीज नहीं है, सिर्फ सबने एग्री कर लिया है कि हाँ इतना ही बटखरा को, इतना ही वजन को हम 1 केजी बोलेंगे। फिर उसके हिसाब से हम 2 केजी, 3 केजी, 2.5 केजी, चाहे 200 ग्राम, चाहे 300 ग्राम, उसके हिसाब से हम बोल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो जब ये चीजें समझ में आ गई तो अब इसके बाद जब बात शुरू हुआ कि परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे निकालें। परमाणुओं का त्रिज्या तो ठीक था कि त्रिज्या है अपना जितना है, लेकिन बात शुरू हुआ द्रव्यमान का, कि द्रव्यमान को कैसे निकालें और एक एक परमाणु के द्रव्यमान को कैसे बताएं। हमको पता है कि प्रत्येक तत्व, यानी कि हर जो द्रव्य होता है उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है द्रव्यमान। हम लोग पदार्थ बोलते हैं किसी चीज को है जिसके पास द्रव्यमान हो और क्या हो, आयतन हो। ठीक है। तो परमाणु भी चूंकि पदार्थ ही है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है लेकिन है तो पदार्थ ही, तो इसके पास भी द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान के बारे में, कि द्रव्यमान को कैसे समझा जाए, कि क्या होता है द्रव्यमान परमाणु का, परमाणु के द्रव्यमान को कैसे परिभाषित किया जाए। तो बहुत ध्यान से समझना है परमाणु के द्रव्यमान को। ठीक है। तो 1961 में क्या किया गया, परमाणु के द्रव्यमान को बनाने के लिए, बताने के लिए, कार्बन 12, कार्बन 12 क्यों बोला जा रहा है इस चीज को ध्यान देना है, कि तत्व तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, हम लोग को पता है कि प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 118 तत्व है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज करके रखी हुआ है। लेकिन बात यह है कि एक तत्व के अलग अलग क्या हो सकते हैं, द्रव्यमान हो सकते हैं। ठीक है। एक ही तत्व के भी अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं, मतलब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग द्रव्यमान एक ही तत्व के, ये समझ में आएगा हम लोगों को अगला चैप्टर में, कि एक ही तत्व के अलग अलग द्रव्यमान क्यों होते हैं। यहाँ पे कार्बन 12 क्यों लिखा गया है, कहीं पे कार्बन 13 और कार्बन 14 भी क्यों हो जाता है। ठीक है, ये पता चलेगा। तो कार्बन 12 का मतलब ये हो गया कि ऐसा कार्बन जिसका द्रव्यमान को क्या माना गया है, 12 के रूप में मान के चला गया है। ठीक है। और 12 क्या चीज, द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, द्रव्यमान का इकाई तो ये होता है, केजी होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, ये सब चीज होता है। तो यहाँ पे 12 के साथ क्या लगेगा, ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। अभी अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट ये बोला गया है कार्बन 12 एक नाम दिया गया है। 12 क्यों है, कार्बन 12 क्यों बोला जा रहा है, ये देखेंगे। तो कार्बन 12 जो है उसका जस्ट एक नाम हुआ है। तो कार्बन 12 जो है समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे बाद में। समस्थानिक वैसे उसको बोलते हैं, एक लाइन में बता देते हैं अभी। हाँ, द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु संख्या समान रहता है। ये चीजें कैसे होती हैं, ये हम लोग इस चीज को समझेंगे डिटेल्स में आगे। तो कार्बन 12 जो है कार्बन का एक समस्थानिक है। कार्बन तत्व के अलग अलग समस्थानिक होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट भी हो गया अलग से, हीरा हो गया, और कार्बन कोयला भी हो गया। तो अलग अलग के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं। तो कार्बन 12 भी एक आइसोटोप है, समस्थानिक है। इसी के संदर्भ में मतलब कि देखो वजन के लिए क्या करना होगा, 1 केजी वजन के लिए हमको एक रखना पड़ा ना, कि हाँ भाई इतना चीज को ही हम 1 केजी बोलेंगे, है कि नहीं। तो जब परमाणु का द्रव्यमान नापना था तो एक क्या किया गया, कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 एक परमाणु है। कार्बन 12 क्या है, कार्बन का जो कार्बन तत्व है, जो कार्बन तत्व है उसका एक विशिष्ट परमाणु है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसके द्रव्यमान की बेसिस पर ही 12 रखा गया है। लेकिन हम तुम भी अभी तुम उस द्रव्यमान पर ध्यान मत दो, सिर्फ इतना ध्यान दो कि कार्बन 12 क्या है, एक नाम है किस चीज का, कार्बन के विशिष्ट परमाणु का। कार्बन के विशिष्ट परमाणु का नाम क्या है, कार्बन 12। अब जो कार्बन 12 है उसके द्रव्यमान को नापा गया कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसके द्रव्यमान के 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान बोला गया, मानक परमाणु द्रव्यमान माना गया। मानक परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, कि मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई, मतलब कि कार्बन 12 के
जो परमाणु द्रव्यमान था उसके 12वें भाग को क्या मान लिया गया? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मान लिया गया। क्या मान लिया गया? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मानक मान लिया गया। मानक का मतलब क्या हो जाता है कि इसको सबने मान्यता दे दी। ठीक है, सबने इसको क्या दे दी? मान्यता दे दी। किस चीज की मान्यता दे दी? कि हाँ भाई, इसको हम वजन के रूप में नापेंगे, इसको हम वजन के रूप में मानेंगे। तो जब हम इसको वजन के रूप में मान लिए तो बाकी अन्य जितने भी द्रव्यमान होंगे उसको किसके अनुसार से तुलना किया जाएगा? इसी के हिसाब से ना। हाँ, तो कौन सा परमाणु द्रव्यमान किसको माना गया है? तो कार्बन 12 के 12वें इकाई को। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, कोई राम है, कोई श्याम है, ठीक है, कोई मोहित है, कोई बहुत सारे लोग हैं। तो सबका वजन अलग अलग है। तो बोलेंगे कि वजन को कैसे नापा जाए भाई? तो कोई बोलेगा राम का जितना वजन है ना उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? एक स्टैंडर्ड इकाई मान लेंगे। तो राम के वजन को एक बोला जाएगा। अब ये माना गया, पहली बार चीज़ों को मानना पड़ता है। जब भी चीज़ों को हम नापना शुरू करते हैं तो एक में कितना चीज़ को एक बोलेंगे, इसको इसको मानना पड़ता है। इसका कोई इकाई नहीं है कि कितना चीज़ को एक बोलेंगे। बताओ, 1 केजी कितना को बोलेंगे? ये कोई कैसे डिफाइन करेगा? कोई तरीका है डिफाइन करने का कि कितना चीज को 1 केजी बोला जाएगा? मानना ही पड़ेगा कि हम इतना चीज को 1 केजी बोलेंगे। और हम जो मानेंगे वही दूसरों को भी मानना पड़ेगा। अगर दूसरा 1 केजी में ज्यादा रख दिया तो लड़ाई हो जाएगा, उसके साथ मारपीट हो जाएगा। कोई मान लो कि हम 1 केजी इतना को मान रहे हैं और दूसरा के पास गए, वो अपने फायदा के लिए 1 केजी कम चीज को मान रहा है। मैं बोलूंगा 1 केजी आलू दो, वो क्या किया, हम जितना मान रहे थे उतना वो 1 केजी नहीं मान रहा, उसने कम दे दिया। अगला बार जाएंगे उसके पास डंडा लेके मारपीट करने। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ही। भाई तुम क्यों झूठ बोले? तो सिंपल सा चीज होता है। तो एक चीज में मतलब 1 मीटर में कितना लंबाई होगा, 1 केजी में कितना द्रव्यमान होगा, इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसको नाप इसको मानना ही पड़ता है कि हाँ, इतना चीज को हम 1 केजी बोलेंगे, इतना चीज को हम 1 मीटर बोलेंगे। तो वैसे ही जब परमाणु द्रव्यमान को नापने की बात हुआ तो हमको वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने सबने ये एग्री कर लिया कि कार्बन 12 का जितना वजन है उसके 12वां हिस्सा को हम एक मानेंगे। क्या एक मानेंगे? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। उससे क्या हो गया, बाकी सबका वजन अब किससे नाप किसके तुलना से कंपेयर किया जाएगा? यही कार्बन 12 से। ठीक है, कार्बन 12 के 12वें भाग से ही सबका तुलना किया जाएगा। जैसे कि राम का वजन को ही 1 केजी मान लिया गया कि राम का जितना वजन है 1 केजी। अब हम जाएंगे अपना चेक करने तो पता चलेगा कि मेरा वजन कितना है, सिर्फ मैं बहुत हल्का हूँ। तो कोई बोलेगा कि मेरा वजन तो 0.8 केजी है। तो क्या मैं 0.8 केजी हूँ वास्तव में? नहीं। मतलब क्या हुआ कि मैंने राम के वजन के तुलना में मैं इतना हो गया। राम का वजन को चूंकि, अब क्या राम 1 केजी के हैं? नहीं है, वो भी 1 केजी के नहीं है। तो वो हमने माना है। तो 1 केजी में जितना माना उसके बेसिस पे ये हम 0.8 केजी हो गए। कोई बहुत मोटा होगा तो उसका वजन 1.5 केजी हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सा चीज है। तो ऐसे ये चीजें होती हैं। तो कार्बन 12 के 12वीं इकाई को ही क्या बोल दिया हम लोगों ने? परमाणु द्रव्यमान की इकाई। और इसके बेसिस पे सबको नापा जाएगा कि कौन सा परमाणु का कितना कितना द्रव्यमान है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को नापा गया, पता चला हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो कार्बन 12 के 12वीं इकाई के ही क्या है? बताओ, बराबर है। जब नापा गया तो कार्बन 12 के 12वीं इकाई को, अब एकदम डिफिनेशन ये याद रख लेना है। डिफिनेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्या है। अगर इस डिफिनेशन में थोड़ा सा भी किसी शब्द में डाउट है तो बता दो लोग। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस परिभाषा में नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ लोग कि ये परिभाषा क्या कहना चाहता है? बताओ, क्लियर है ये परिभाषा? हाँ, एक बार ध्यान से इस परिभाषा को रिपीट करा देते हैं, देख लो लोग। किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं, निरपेक्ष नहीं। सापेक्ष क्यों बोला जा रहा है?
क्योंकि एक चीज को हम, हाँ, सापेक्षिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमने एक चीज को सापेक्ष माना है, उसके सापेक्ष ही हम चीजों को निकाल रहे हैं। अभी जो एकदम निरपेक्ष जो होता है उसके सापेक्ष नहीं, हालांकि निरपेक्ष भी सापेक्ष ही होगा, बताएंगे उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि किसी तत्व का जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उस परमाणु के औसत द्रव्यमान का, मतलब कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा। जैसे कि किसी तत्व को ले लेते हैं, किसका ले लें, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जब निकालना होगा तो ऑक्सीजन के बहुत सारा परमाणु लेंगे और उनका औसत द्रव्यमान निकालेंगे। मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्सीजन के 1000, 2000, 5000 कैसे भी करके बहुत सारे परमाणुओं का औसत निकाल लेंगे कि इसका कितना है औसत द्रव्यमान। तो पता चलेगा कि कुछ है। मान लेते हैं कि औसत चेक किए, वो आ गया एक्स द्रव्यमान। और हम दूसरे तरफ क्या लेंगे, कार्बन 12 के 1/12वां भाग का द्रव्यमान लेंगे। वो तो अपना स्टैंडर्ड है ना भाई, राम का वजन स्टैंडर्ड है, तो हमको अपना वजन नापना होगा, तो हम राम से तुलना नहीं करेंगे। तो राम से तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना वजन ऊपर रखेंगे और राम का वजन नीचे रख देंगे और भाग दे देंगे। जितना आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। किसके तुलना में, राम के तुलना में। तो वही पे कि किसी तत्व का जब सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना होगा तो हमको अनुपात निकालना होगा। किसका किसका अनुपात, ऊपर में क्या लेंगे, उस तत्व का औसत द्रव्यमान लेंगे, जिस तत्व का, तो ऑक्सीजन का औसत द्रव्यमान निकालेंगे। औसत द्रव्यमान निकालने का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चीज का द्रव्यमान हम निकालने जाते हैं तो एक चीज के द्रव्यमान से काम नहीं चलता है। हम मैथ पढ़ा रहे थे तो तुमको लोग को पता था कि हमको गाय का दूध पता करना है कि गाय कितनी दूध देती है। तो आज कम दे देगी, कल कुछ दे देगी, कल कुछ दे देगी, कोई पूछ देगा कि कितना दूध देती है, तो क्या बताएंगे उसको, औसत कितना दूध देती है। हाँ, तो वैसे ही ऑक्सीजन का परमाणु का क्या क्या द्रव्यमान होता है, तो उसके लिए भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे जाएंगे। वैज्ञानिक क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, धरती पे का ऑक्सीजन लेंगे, धरती पे भी अलग अलग जगह जाएंगे, पानी में का ऑक्सीजन ले लेंगे, हवा में का ऑक्सीजन ले लेंगे, मिट्टी का ऑक्सीजन ले लेंगे, अलग अलग जगह से ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी ऑक्सीजन लेके आ जाएंगे दूसरे ग्रह से, और सबका औसत निकालेंगे। और फिर जिसको हमने मान रखा है कि ये 1 kg है, उसका भी औसत निकालेंगे और उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो पता चल जाएगा कि उसका द्रव्यमान कितना है। ऐसे ही तो द्रव्यमान निकालते हैं। हमको आलू खरीदने जाते हैं, हमको पता करना है कि आलू कितना केजी है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ रख देंगे 1 kg और दूसरी तरफ इधर आलू चढ़ाना शुरू कर देंगे। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अनुपात ही तो निकाल रहे हैं ना, कि इस 1 kg के अनुपात में कितना ज्यादा या कितना कम है कि नहीं। तो जो बटखरा चढ़ाते हैं एक प्रकार से वो अनुपात ही निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो रहा है वहां पे। तो इसके हिसाब से हमको द्रव्यमान का परिभाषित कर दिया गया कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं का औसत द्रव्यमान लेंगे और बटा में कार्बन परमाणु का 1/12वां भाग ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं कार्बन परमाणु का 1/12वां भाग, किसी, क्योंकि उसी को मानक माना गया है, वो मानक है, सब कोई उस पर एग्री किया है, तो उसी को लेंगे और उसी से निकालेंगे। तो जब ऐसा करके बाकी सबका निकाला गया द्रव्यमान न, तो बहुत सारा चीज का द्रव्यमान आया, ठीक है। और उस सारे द्रव्यमान को मैं किसी किसी चीज का लिख देता हूँ, इसको रट के रखना है, उसको याद करना है। क्यों ऐसा आ रहा है इस पर भी बात होगा आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए उसको याद करना है, रटना शुरू कर देना है। कम से कम शुरुआत का पीरियोडिक टेबल में जो 20 या 30 मान के चलो, 30 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 20 या 21 तक का याद रखना है, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। किताब में तुम लोग का होगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 U। ये यू यू कहाँ से आ गया, ध्यान रखना है। जो ऊपर में द्रव्यमान का इकाई दिया गया, ये जो कार्बन का, कार्बन 12 का 1/12वां भाग जो आया, उसका इकाई क्या दिया गया, AMU। क्या इकाई दिया गया, AMU। AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन 12 का 12वां भाग का द्रव्यमान कितना है, 1 AM, 1 AMU, ठीक है। कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान होगा उसका 1/12वां भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे, 1 AMU। अब कोई हमसे आके पूछ सकता है कि 1 AMU कितना होता है, क्या 1 AMU ही 1 ग्राम होता है, बोलो। नहीं होगा।
कार्बन 12 का 12वां भाग 1 AMU है। ये नहीं भूलना है गलती से भी कि 1 AMU 1 ग्राम होता है। और ये भी ध्यान रखना है 1 ग्राम बहुत बड़ा इकाई है कि नहीं? किसके तुलना में? परमाणु द्रव्यमान की तुलना में। AMU की तुलना में परमाणु बहुत छोटा है। उसका वजन 1 ग्राम कैसे हो जाएगा? 1 ग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये मत बोल देना कि 1 ग्राम बहुत बड़ा इकाई है हमारे वजन की तुलना में। हमारे वजन की तुलना में 1 ग्राम बड़ा है क्या? हम लोग 1 ग्राम के होते हैं? नहीं होते हैं। हम लोग कितने ग्राम के होते हैं? हम लोग कितने ग्राम के होते हैं? किलो में होते हैं। तो मान के चलते हैं कि मान के लिए कि हम 50 kg के हैं। तो 50 kg के हैं तो कितने ग्राम हो गए हम? 50,000 ग्राम हो गए, है ना? तो हम 1 ग्राम के नहीं है, ध्यान देना है। और जो दूसरा चीज है, क्या चीज वहां पे है दूसरा वाला? कि हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान का जो वजन है वो 1 AMU है। वो 1 ग्राम से भी बहुत बहुत कम होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 1 सेंटीमीटर तो खुद कौन थी? चींटी थी। और बेचारा ये हाइड्रोजन परमाणु कितना था? करोड़ों अरबों गुना छोटा था कि नहीं? त्रिज्या में। हाँ, तो वैसे ही जो 1 AMU है 1 ग्राम से करोड़ों अरबों गुना छोटा होगा। अभी पता चलेगा कितना छोटा है। ठीक है ना? तो गलती से भी 1 AMU को 1 ग्राम नहीं मान लेना है। 1 AMU बराबर 1 ग्राम। हो गया कांड वहीं पे। ऐसा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 1 AMU माना गया। बाद में 1 AMU को और छोटा नाम दे दिया गया, 1 U। क्या दे दिया गया? 1 U। तो ये सिर्फ नामकरण बदलता है, ठीक है? आदमी का एक नाम से मन भर जाता है तो आदमी दूसरा नाम दे देता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? आदमी का एक नाम देते 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 एक नाम अच्छा नहीं लगता है तो आदमी उसको गाली दे के बुलाना शुरू कर देता है। उससे उसको अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही वैज्ञानिक लोगों को एक नाम से मन भर जाता है तो दूसरा नाम रख देते हैं लोग। तो 1 AMU पहले था, उन लोग को बड़ा लग रहा था, एटॉमिक मास यूनिट। आलसी आदमी बोला नहीं, 1 U बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे सिर्फ। ठीक है? तो ये सिर्फ नाम का चेंज है। इसमें मेरे को कुछ भी नहीं समझाना है। कोई ये मत पूछने लग जाना 1 AMU को 1 U क्यों कर दिया गया? उसका मन कर दिया, है कि नहीं? इसमें कोई डिफिनेशन नहीं होता है। वही जैसे कि 1 kg को 1 kg क्यों बोला जाता है? उसका मन कर दिया। क को क क्यों लिखा जाता है? ध्वनि थी, क को वैसा ही संकेत दिया गया, बस माना है। ठीक है? तो जहां से माना, जहां पर चीजों को माना जाता है वहां पे क्यों और कैसे का कोई लॉजिक नहीं होता है। जिसका मन वैसे रख देता है। पता चलता है नाम चेंज कर देता है लोग शहर का। पहले शहर का नाम कुछ था, कोई दूसरी सरकार आती है, उसका मन करता है नहीं नहीं अब शहर का नाम ये नहीं रहेगा, शहर का नाम चेंज कर देंगे। फालतू का पैसा खत्म करता है लोग नाम चेंज करने में। उससे कोई लाभ है? बताओ। नाम चेंज करने में क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो ये सब से बहुत बचना चाहिए, ठीक है? हाँ, काम हो आवश्यकता हो तो बात समझ में आती है। तो दूसरा चीज हो गया यहाँ पे, हम लोग को ये समझ में आ गया। तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान चेक कर रहे थे कि कार्बन 12 का 12वां भाग, मतलब कार्बन 12 का वजन, कार्बन 12 का द्रव्यमान को जब 12 से भाग देते हैं तो जो आता है उसको ही 1 AMU बोलते हैं। और बाद में उसी को क्या बोलते हैं? 1 U बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। यहाँ पे तक हम लोग को समझ में आ गया। इसको हम लोग ग्राम में भी बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि 1 U और 1 AMU को ग्राम में नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। लेकिन देखेंगे कि इसको कैसे बदलते हैं, और बदलते हैं तो इसका कैसा फर्क पड़ता है। ये भी थोड़ा सा आश्चर्य वाली चीज होगी। इसको ध्यान से देखेंगे पता चलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना है कि वो कैसा आश्चर्य होगा। बहुत मजा आएगा इस आश्चर्य को देखने में, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहना है, वो बाद में अभी बताएंगे हम कि 1 AMU और 1 U का द्रव्यमान के साथ वास्तविक द्रव्यमान से कैसे तुलना करेंगे, जिसको हम ग्राम और केजी बात करते हैं, क्योंकि इसको तो अभी 1 AMU लिखा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको पता चलनी शुरू हुई कि हाइड्रोजन का 1 U हो गया। कार्बन का इसके बेसिस पे कितना हो गया? 12 U हो गया। कार्बन का कितना हो गया? 12 U। ठीक है ना? तो कार्बन का हो गया 12 इसी को 12 U को ही 12 से भाग देंगे तो 1 U आ जाता है। और वही 1 U किसके बराबर था? हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 U। कोई बताओ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U। ठीक है? तो ये सब तुम लोग को याद होगा। सल्फर का कितना होता है?
32 U, ठीक है। दशमलव में होता है कि नहीं होता है? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 U, ठीक है। 35.5 U क्लोरीन का। कैल्शियम का होता है 40 U। तो ये याद रखना है हम लोगों को। अभी सिर्फ ये मेन मेन का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। हमको कम से कम 10वां क्लास के लास्ट क्लास तक शुरुआत से लेके नाम बताना, मैं देखता हूँ कितना लोगों को याद है। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? फिर फिर एक एक करके बताना शुरू करेगा। मैं पूछता हूँ, पहले हाथ हैंड रेज करो, किसको सब याद है उससे पूछेंगे, या ज्यादा से ज्यादा कौन इसको पढ़ना चाहेगा, बताओ। हैंड रेज। चलो रिशु हैंड रेज कर दी, बताओ रिशु, आगे आगे। देख के नहीं बताना, ऐसे ही जिसको नहीं नहीं बता पाएगी रिशु तो और दूसरा कोई बताएगा, बीच में फंसेगी तो। बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, फिर हाँ हाँ, फिर हम्म ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर हाँ, आगे हाँ, हम्म 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 20 तक जाना है। सल्फर 16, क्लोरीन, फिर पोटेशियम छूट गया क्या? 19 पे पोटेशियम, क्लोरीन 17 के बाद 18 पे क्या है? आर्गन, हाँ। और 19 पे आ गया पोटेशियम और 20 पे आ गया कैल्शियम, ठीक है। तो ये 20 तत्व है अपने पास। सारे तत्वों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इन तत्वों का कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर होता है, बताओ। हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ में रहता है लोग कहीं कहीं पर, बताओ। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे होता है, बताओ। सूर्य में, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन हीलियम कहाँ पे रहते हैं? सूर्य में रहते हैं। हाइड्रोजन जो है वहाँ पे सूर्य में, हाइड्रोजन जो है इतना दबाव बनता है, इतना प्रेशर है और इतना गर्मी है कि गर्मी की वजह से अभिक्रिया हो करके हाइड्रोजन जो है किस चीज में बदल जाता है? हीलियम में, ठीक है। जल जल के आपस में रिएक्शन करके जलता है, मतलब कि वो अभिक्रिया करके हीलियम बनता है। हाइड्रोजन क्या बनता है? हीलियम बनता है। और हाइड्रोजन जब हीलियम बनता है तो कुछ द्रव्यमान का नाश होता है। अब बोलोगे ये कौन सा बात आ गया यहाँ पर कि द्रव्यमान का नाश होता है? हम तो पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है कि नहीं? हाँ, ये तब ये कौन सा बात आ गया कि द्रव्यमान का नाश होता है? तो हाँ, होता है, द्रव्यमान का नाश होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि द्रव्यमान का नाश भी होता है। जब द्रव्यमान का नाश होता है तो क्या बदलता है? द्रव्यमान का क्या हो जाता है? द्रव्यमान का नाश होने पर ऊर्जा निकलती है, उससे क्या निकलती है? ऊर्जा। आइंस्टीन का एक समीकरण तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा? E = mc² सुने हो? हाँ, तो इसमें देख लो, इसमें दिख रहा है, यही वो फॉर्मूला है। E = mc²। इसमें क्या दिया गया है? m क्या है? द्रव्यमान है, जिसको केजी में लिखते हैं हम लोग। और c क्या है? प्रकाश का वेग, ठीक है, जिसको 3 × 10⁸ बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि द्रव्यमान जो है ऊर्जा में बदल जाएगी, और ये एनर्जी है तो ये जूल में। तो यानी कि जो m है उसको c² से गुना कर देंगे तो किस चीज में बदल जाएगा वो? ऊर्जा में बदल जाएगा। तो सूर्य पर यही हो रहा है। सूर्य पे हमेशा से यही हो रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्शन करके हीलियम बनता है, तो हाइड्रोजन का कुछ द्रव्यमान में कमी आता है, और द्रव्यमान का जो वो कमी है वही लाइट के रूप में सूर्य क्या हो रहा है, हम तक पहुंचता है वही लाइट के रूप में। समझ में आया ना? तो कुछ कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन आमतौर पर द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कोई बोलेगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बताओ, केमिस्ट्री में एग्जाम में आएगा,
तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि सर तो ये भी बताए थे, चुपचाप वही लिखना है जो पहले बताए थे, ठीक है? कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या बोल रही हो? हाँ, तो गलत तो होते ही रहते हैं सिद्धांत। ऐसा थोड़ी है कि डाल्टन ने जो सिद्धांत दिए तो सही रहेंगे। वो गलत होते रहते हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं। अभी जो खोज हुआ है तुम आगे खोज कर दो, अभी का खोज गलत हो जाएगा, है ना? जो खोज करता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है हर साल। हर साल नोबेल प्राइज मिलता है जो नया नया खोज करता है। जो नया खोज करता है लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि पुराना खोज गलत सिद्ध हो जाता है उससे। तो प्रकृति में ये अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है? तो डाल्टन का जो सिद्धांत अभी जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबसे सही चीज पढ़ाया जा रहा है। वो अभी इतिहास के रूप में बताया गया कि डाल्टन ने ये बताया। अभी आगे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन के नियम कैसे गलत हुआ, उसके बदला में फिर कौन क्या बताया। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में जो डाल्टन ने बताया है वो काफी सही था। कुछ कुछ चीजें उसकी गलत भी हो गई बाद में, लेकिन कुछ चीजें सही थी। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले डॉल्टन ने ऐसे सोचा, तो ऐसे उसने देखा, तो ऐसे उसने बताया। आदमी कैसे अपना कहानी बताता है बैठ के शुरू से, कि मैं तो छोटा था, मेरे के साथ ऐसे ऐसे होता था, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा, फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा होने लगा। तो ऐसे ही एक केमिस्ट्री की कहानी है। पहले डॉल्टन आया, उसने कुछ कुछ बताया, बाद में फिर और वैज्ञानिक आएंगे, वो कुछ और बताएंगे। तो ये सब ऐसे ही चीज़ें चलती रहती है। हम कुछ नया खोज कर देंगे, मेरी कहानी जुड़ जाएगी। तुम कुछ नया खोज कर दोगे, लोग तुम लोग की कहानी जुड़ जाएगी, फिर उसको बच्चे पढ़ने लगेंगे, है ना? समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। तो ये था हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में सुना। लिथियम, लिथियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बताओ लोग? सबका उपयोग हम जानना चाहते हैं, नहीं तो हम हमारे लिए ये कल्पना हो जाएगी चीज़ें। बताओ लिथियम का प्रयोग कहाँ होता है? नहीं, उतना दूर होता है कि नहीं होता है मैं नहीं भी बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है वहाँ पे वायुयान के टायरों में, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि वहाँ होता है। लिथियम, सबसे पहली बात, लिथियम ठोस होता है, गैस नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है, लेकिन लिथियम गैस नहीं होता है। ठीक है? तो वायुयान के टायरों में लिथियम तो नहीं होगा। सबसे एकदम तुम्हारे पास में है, बताओ क्या है अभी तुम्हारे पास में लिथियम के लिए? क्या है? किस चीज़ से पढ़ रहे हो तुम लोग? मोबाइल, और मोबाइल में रहता है बैटरी, और बैटरी में रहता है लिथियम का बैटरी। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि सबसे पास में है तुम लोगों के। समझ में आया? बैटरी में लिथियम आयन बैटरी, बहुत बार नाम सुनोगे लोग, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम का निष्कासन होता है पहाड़ों पर से। वहाँ पे बोला जाता है बाल मजदूरी कराया जा रहा है बच्चों से। बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ हल्ला करती हैं कि बच्चों से बाल मजदूरी करा के लिथियम निकाला जा रहा है। जितने भी बैटरी होते हैं, बैटरी का चीज़ें होती है, उसमें लिथियम का प्रयोग होता है, ठीक है? और ख़ास करके मोबाइल में लिथियम का प्रयोग होता है, मोबाइल के बैटरी में। बेरिलियम का मेरे को नहीं पता है क्या उपयोग होता है, बोरॉन का भी मेरे को नहीं याद है। कार्बन का तो पता ही है, पूरा दुनिया ही कार्बन 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 कार्बन, हाई कार्बन, है ना? नाइट्रोजन का भी पता है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक जगह, बताओ? एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो चना वाला, हाँ ग्रीन, हरित में जो चना का रहता है ना पौधा वगैरह, उसके जड़ों में नाइट्रोजन का साइकिल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी रहता है। और ऑक्सीजन का तो पता ही है अपना, ऑक्सीजन अपना, उसी पे तो हम लोग जिंदा ही हैं, तो इसमें भी क्या ही बात करना है। फ्लोरीन गैस है इसका, मतलब कि प्रयोग इसका बार बार नाम आता है जब पानी उनी खराब हो जाता है ना, तो उसमें फ्लोराइड, फ्लोराइड मिल जाता है, तो पानी को गंदा करने का काम कर देता है फ्लोराइड। नियोन एक स्टेबल गैस है, उसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। सोडियम मैग्नीशियम ये जो है बहुत सक्रिय धातु हैं, ठीक है? इनका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, हाँ बोलो? फोलिन नहीं, उसके से शायद क्लोरीन का करते हैं ना, क्लोराइड। फ्लोरीन का भी करते हैं क्या? देख लेना लोग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है फ्लोरीन का। फिर क्लोराइड का करते हैं लोग, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन रहता है, उससे हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं।
ठीक है। तो क्लोराइड क्या करते हैं, सल्फर हो गया तो ये अपना हानिकारक गैस रहता है। सिलिकॉन, ये फिर से एक मोबाइल में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सिलिकॉन। एल्युमिनियम का तो क्या उपयोग होता है, एल्युमिनियम का बताओ। हैं, बर्तन बनाने में, तार में, ठीक है, जिससे हम लोग का एल्युमिनियम का तार रहता है। उसमें कॉपर का भी उपयोग होता है, एल्युमिनियम का भी उपयोग होता है। कैल्शियम, हमारा शरीर हड्डी बना हुआ है। ये सब केमिकल जो है ना, जैसे कि सोडियम वोडियम हो गया, ये सब हमारे शरीर में भी रहता है। ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर है, बहुत सारे तत्वों से अब हम लोग को, हाँ बोलो। हाँ, अरे, गैस देखो, बात ये है कि सारा जो चीज़ है तत्व से ही मिल के बना हुआ है। गैस तो दूसरा पॉइंट पे आ जाएगा कि गैस बाहर से जब हम देखते हैं तो गैस की चीज़ें दिखाई देती हैं। वास्तु में ये सारा चीज़ क्या हो गया, ध्यान देना है एकदम। कम एक ही चीज़ को अब तुमको बोलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा जो पूछ रहे थे, क्या नाम था? ऋषु। ऋषु बोल रही है। बोलेंगे कि तुम ऋषु भी हो, तुम शरीर भी हो। सही है कि गलत है? सही है। और भी बोल सकते हैं, तुम ऋषु भी हो, तुम शरीर भी हो, तुम कोशिका भी हो, तुम परमाणु भी हो, तुम उत्तक भी हो। क्या क्या बोलूं, इतने तो नाम है तुम्हारे, कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं? है ना। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि तत्व भी है, गैस भी है। ये जो तत्व हैं ये गैस हैं। यही तत्व कहीं कहीं पे सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे तत्व हैं जो गैस के रूप में रहते हैं। और जरूरी भी नहीं है, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, नहीं बदल जाती हैं? तो बदल जाती हैं। पानी है, तो पानी को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगा। तो ये सब जो तो भौतिक अवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक टेम्परेचर पे बात हो रहा है कि ये गैस है, ये है। कब बात हो रहा है, तो तब बात हो रहा है जब आम दुनिया में ऐसे ही जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग जैसे रखे हुए हैं वैसे अब हम लोग हैं, अभी हम लोग ठोस के रूप में हैं। वही अभी यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे। है कि नहीं, बताओ। अगर मान लो कि हम लोग को सूर्य पर फेंक दिया जाएगा, तो सूर्य का वातावरण में हम लोग जिंदा रह जाएंगे, हम लोग का तत्व जिंदा रह जाएगा। हम लोग किस चीज से बने हैं, हम लोग इसी सारे तत्वों से तो बने हुए हैं। ये जो सारे तत्व है ना, हमारे शरीर में लगभग लगभग सारे तत्व पाए जाते हैं। हाई गैस, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। कार्बन से तो पूरा हमारा शरीर लगभग लगभग कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन तो बहुत जगह रहता है हमारे शरीर में। और क्या क्या मिल जाएगा, ये सोडियम वोडियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। कैल्शियम से पूरा हमारा हड्डी बना हुआ है। तो हम हैं ही क्या, इन्हीं सारी चीज़ों से तो बने हुए हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी दे देंगे तो ये सारे तत्व क्या होने लगते हैं, पिघलने लग सकते हैं, अपना अवस्था चेंज कर सकता है। तो अवस्था चेंज हो जाएगा तो हमारा अवस्था चेंज हो जाएगा। जो हम इतना बक 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 कर रहे हैं, गलती से भी ज़्यादा गर्मी हो गया, हमारे शरीर में जो ये तत्व हैं, कोई बोलेगा कि हम लोग अभी नाम लेते हैं कि हम लोग का सब कोई का अलग अलग नाम है। तत्व बोल रहे होंगे, ये तुम अपना नाम क्या ले रहा है, तुम्हारे अंदर तो हम बैठे हुए हैं, तुम हमारा नाम लो ना। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हम लोग ऊपर ऊपर बोल रहे हैं कि अच्छा हम ऋषु हैं, कोई बोल रहा है कि हाँ तुम बोल रहे हो मैं ऋषु हूँ, मैं अपना नाम बोल दूंगा, कोई अपना नाम बोल देगा, भीतर से तब तो चुपचाप बैठ के देख रहा है मेरा नाम कहाँ गया। इन लोग बनता तो मेरे से है और नाम अपना ले रहा है लोग। बड़ा दगाबाज है लोग, है कि नहीं? एक ही नाम रहता है, ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है। तो आगे देखते हैं लोग इस चीज़ का यहाँ पे। तो ये हो गया द्रव्यमान को हम लोगों ने देखा, और कैसे कैसे तत्व अलग अलग हैं, सबके कुछ द्रव्यमान को देखा, और सारे तत्व अवस्था चेंज कर सकते हैं। इसी अवस्था में अब भी जितना प्रेशर है, जितना तापमान है, इसके आधार पे इसमें से कुछ ठोस हैं, कुछ गैस हैं। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब ठोस हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बारी, ध्यान से देख लो लोग, क्योंकि ये ध्यान पे रहना जरूरी है। क्योंकि इसके आधार पे ही ये गुण है ना, ये पदार्थ के गुण हैं, तो इनके गुणों को समझना होगा कि गैस कौन कौन सा है। सबको मैं लाल से घेरता हूँ। देखो ये गैस है, हाइड्रोजन हीलियम गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, नियोन भी गैस है,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी गैस है। और कौन सा गैस है बताओ इसमें से, बताओ लोग। सल्फर गैस है, क्लोरीन गैस है, आर्गन गैस है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब गैस हैं। बाकी जो हैं ये सब धातु हैं और ठोस हैं। बाकी जो हैं तो ये सब धातु नहीं है। धातु उसको बोलते हैं जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है। तो जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। ठीक है, ये सब धातु हैं। कैल्शियम धातु नहीं होगा, ये सब अधातु हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन भी अधातु हो जाता है। तो ये सब कैसे धातु होता है, अधातु होता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, क्यों इनको धातु बोला जा रहा है, क्यों इनको अधातु बोला जा रहा है, धातु के क्या गुण होते हैं। तो ये सब चीज़ एक साथ है, यही तत्व। तत्व ही अलग अलग रूपों में जब काम करता है तो कभी उसको धातु बोलेंगे, कभी अधातु बोलेंगे। वही तत्व जब गैस के रूप में रहेगा तो गैस बोलेंगे, ठोस के रूप में चला जाएगा तो ठोस बोल देंगे, द्रव के रूप में चला जाएगा तो द्रव बोल देंगे। सारा चीज हम लोग बोलते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, जब लोग अपना रूप बदलेगा तो सब बहुरूपिया है, लोग अपना रूप बदलते रहता है। बात समझ में आया ना। हाँ, तो ये सब बहुरूपिया है लोग, तो इसका चिंता नहीं करना है। यही तत्व अलग अलग, कभी हमारा रूप धर लेता है, कभी तुम्हारा रूप धर लेता है, कभी बाहर रख देंगे तो गैस का रूप धर लेता है। पता नहीं किन किन रूपों में है लोग, बहुत बहुरूपिया है लोग। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपना, हम लोगों ने द्रव्यमान के बारे में देखा। अब थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको खत्म कर देंगे। अगला चीज इसमें क्या है, वो ये है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। हम लोगों ने देखा कि परमाणु परमाणु क्या होते हैं, सभी तत्व और यौगिक और दुनिया में जितनी भी चीज है, सबका जो सबसे छोटी इकाई जिसको बोला गया वही क्या है, अपना परमाणु है। ठीक है, छोटी से छोटी इकाई जो है वही अपना परमाणु है। तो बात ये आया कि परमाणु कैसे अस्तित्व में रहते हैं। क्या एक अकेला परमाणु अस्तित्व में रहता है, ये सब तत्व हैं तो सभी तत्व एक प्रकार से इनके परमाणु होंगे, सभी तत्वों के परमाणु होते हैं। ठीक है, सभी तत्वों के सीधे सीधे परमाणु होते हैं। सभी यौगिकों के परमाणु सीधे सीधे नहीं होते हैं। अगर यौगिक होगा, ये लो आ गया है, अगर गलती से अपने पास यौगिक होगा तो यौगिक का पहले अणु होता है। ठीक है, और अणु अलग अलग परमाणु होता है। तत्व का क्या होता है, तत्व का भी अणु रहता है और अणु का परमाणु रहता है। ठीक है, यौगिक का भी अणु रहता है, परमाणु रहता है, तत्व का भी अणु रहता है, परमाणु रहता है। अंतर कहाँ पे आता है, अंतर इसमें रहता है कि यौगिक में के जो अणु होते हैं इसमें अलग अलग तत्वों के अणु रहते हैं, और जो तत्व के अणु रहते हैं उसमें एक ही तत्व के अणु रहते हैं। मतलब एक ही तरह के परमाणु रहते हैं। ठीक है, तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं और यौगिक के अणु में अलग अलग परमाणु रहते हैं। जैसे कि पानी, H2O, ये यौगिक का अणु है, इसलिए इसमें दो प्रकार के तत्व के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन गैस बोल देंगे तो ये ऑक्सीजन गैस का है, ये भी इसका तत्व भी ऑक्सीजन ही है, तो इसमें भी ऑक्सीजन का परमाणु है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही परमाणु है। अंतर समझ में आया ना। हाँ, तो बात ये है यहाँ पे कि क्या तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, नहीं रहते हैं। तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं, समूह में रहते हैं। और जो सबसे पहला समूह बनता है उस समूह का क्या नाम है, अणु। ध्यान ये रखना है बस। ठीक है, जो सबसे पहला समूह बना वो अणु है। तत्व अपने आप में बहुत अस्थिर होते हैं, उनको अकेले नहीं रह सकते हैं, वो अभिक्रिया करने लगते हैं। जैसे कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, बार बार दोस्त बनाते हैं। कभी किसी दोस्त, एक दोस्त से लड़ाई होता है तो दूसरा दोस्त के पास चले जाते हैं। जाते हो लोग कि नहीं जाते हो, जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये परमाणु है, लोग आपस में लड़ाई करेगा, अभी इन लोग का लड़ाई देखेंगे और कैसे कैसे दोस्ती बनाता है। यही है केमिस्ट्री, और यही सारा खेल हम लोग के शरीर के भीतर भी ये सारे तत्व कर रहे हैं, हमें पता हो अथवा न पता हो। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा शरीर इन्हीं से मिल के बना हुआ है। हमारे शरीर में सबसे अधिक इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है बताओ। कैल्शियम हड्डी में रहता है। ठीक है, और कौन कौन सा मेन मेन तत्व है, और ऑक्सीजन जो हवा के रूप में रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तत्व नहीं है, मतलब मैं परमाणु पूछ रहा हूँ। आयरन भी इसमें से नहीं है लेकिन आयरन भी रहता है। और इसमें कभी एक मेन चीज छोड़ रहे हो, जल्दी बताओ। कार्बन। ठीक है, कार्बन। ठीक है, ये सबसे मेन बता रहे थे क्योंकि कार्बन ही रहते हैं सब।
वही है सबसे मेन चीज़, ठीक है। इस पे पूरा केमिस्ट्री चलता है इस पर से। किस अंग में रहता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, कार्बन के बहुत सारे एसिड रहते हैं, एसिड अम्ल, ठीक है। तो अंग में नहीं, मतलब कि हर एक प्रकार का तुमको ये सारा मांस वांस सब दिख रहा है ना, सब प्रोटीन से और ये सब चीज़ से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन वोटीन एमिनो एसिड सब कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। कार्बन से, जैसे कि पेड़ है, पेड़ का तना है, मैंने बताया था कि पेड़ बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसको ठोस बना देता है और अपना पेड़ का तना बन जाता है। मतलब कि हवा में जो CO2 है वही ठोस के रूप में बन गया। तो हम भी वैसे ही ठोस बने हुए हैं कार्बन से। तो बहुत सारा हमारे शरीर में जो ये सब चीज़ है कार्बन से ही ये है। आदमी मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो क्या चीज़ जलता है? ऑक्सीजन तो जलाने का काम करता है, जो कार्बन है शरीर का वही जल जाता है पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। बाकी जो पेड़ पौधा सब चीज़ जो भी जीवन है, सब कार्बन से और अन्य तत्वों से मिल के बना हुआ है, और कुछ नहीं है हम लोग के शरीर में। यही सारे तत्वों से जब इस प्रकार से संगठित हैं कि हम लोग कब से 1 घंटा से पे 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 किए जा रहे हैं, यही तत्व काम करना बंद कर देता है, मर जाते हैं लोग, ठीक है। उन्हीं तत्वों के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग। पूरे डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या पढ़ते हैं, डॉक्टरी का क्या पढ़ाई है, जो नीट में पढ़ाई होता है, इन्हीं तत्वों का खेल, कि कैसे कैसे ये तत्व आपस में काम कर रहे हैं। डॉक्टर सबको पता होता है कि किस अंग में कैसे कैसे ये तत्व आपस में रहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें बन जाती है, कैसे कैसे होती हैं, तभी तो डॉक्टर दवाई देता है ना। नहीं तो डॉक्टर कैसे दवाई देता है? इन्हीं अभिक्रियाओं को जानता है। हमारे शरीर में हो रहे सारी अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। आँख में कैसी अभिक्रिया हो रही हैं, उसी पे तो पूरा डॉक्टरी का पढ़ाई होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक का ये चीज़ था। तो परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, तुरंत वो रिएक्शन करके दो तीन चीज़ें करते हैं। अणु के रूप में आ जाते हैं अथवा आयन के रूप में आ जाते हैं। कैसे कैसे अणु और आयन बनाते हैं, इसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो लोग, नहीं तो लीव कर सकते हो लोग।